अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फहद हुसैन और ये है रेड जोन फाइल्स। पहले आज की टॉप स्टोरीज। बलूचिस्तान में बोलान के इलाके में जाफर एक्सप्रेस पर दहशत गर्दों का हमला, मुसाफिरों को यरगमाल बना लिया गया। सूबे में दहशत गर्दी ने फिर सर क्यों उठा लिया? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दहशत गर्दी की बढ़ती कार्रवाइयों पर इज़हार तशवीश। आखिर दहशत गर्दी के इन वाक़यात में इजाफे की वजूहात क्या हैं? और हुकूमत और अपोजिशन अपनी अपनी सियासत में मसरूफ। क्या दहशत गर्दी के खिलाफ तमाम सियासी जमातें एक पेज पर हैं? नाज़रीन, तमाम मामलात पे गुफ्तगू करेंगे, लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर, मुल्क दुश्मन कुव्वतों ने एक मरतबा फिर बलूचिस्तान के अमन को सबुताज करने की कोशिश की है। आज दहशत गर्दों ने बोलान पास के मुकाम पर जाफर एक्सप्रेस पर हमला करके मासूम शहरियों को टारगेट किया। जाफर एक्सप्रेस क्वेटा से पेशावर जा रही थी। रेलवे लाइन को पहले धमाका खेज मवाद से तबाह कर कर ट्रेन को रोका गया, फिर फायरिंग की गई। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक दहशत गर्दों ने जाफर एक्सप्रेस को टनल में रोककर मुसाफिरों को यरगमाल बनाया। मुसाफिरों में अक्सरियत खवातीन और बच्चों की है। सिक्योरिटी जराये बताते हैं कि मुसाफिरों को यरगमाल बनाने वाले दहशत गर्द बैरून मुल्क अपने सहूलतकारों से भी राब्ते में हैं। इंतहाई दुश्वार गुजार और सड़क से दूर होने के बावजूद सिक्योरिटी फोर्स ने इलाके को घेरे में लेकर क्लियरेंस ऑपरेशन शुरू कर दिया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक दहशत गर्दों के खात्मे तक क्लियरेंस ऑपरेशन जारी रहेगा। अब ये डेवलपिंग सूरत हाल है और बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है। दहशत गर्दी के हवाले से जो ये लहर पिछले कई अरसे से पाकिस्तान में जिसको लपेट में लिया हुआ है, खुसूसन खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान, उसमें हम देख रहे हैं कि यके बाद दीगरे जो है वो इस तरह के इवेंट्स होते जा रहे हैं। वेरी कंसर्निंग सिचुएशन। क्या करने की ज़रूरत है? हम किस तरीके से इस सूरत हाल से कामयाबी से निपट सकते हैं, इसके लिए हम बात करेंगे। 3 हमें मेहमान ज्वाइन कर रहे हैं। तज़कियाकार हैं जनाब ब्रिगेडियर राशिद वली, हमारे पहले मेहमान हैं सैयद मोहम्मद अली साहब, हमें वो भी ज्वाइन कर रहे हैं, एक्सपर्ट हैं इंटरनेशनल अफेयर्स में, और जनाब मोहम्मद आदिल साहब एक न्यूज़ के जो डायरेक्टर नॉर्थ हैं वो भी हमें ज्वाइन करें। हम तीनों का बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर राशिद वली, अगर मैं बात आपसे शुरू करूँ, ये जो लेटेस्ट इंसिडेंट है, अब जाहिर बात है जो एक्चुअल इंसिडेंट है उसकी तो जो इन्फॉर्मेशन है वो बड़ी मुश्किल से आती है, और उसको इन्फॉर्मेशन को भी बड़ी ही जिम्मेदारी से हमें जो है वो डील करना चाहिए। इसलिए मैं ये तो नहीं चाहूँगा कि हम स्पेकुलेट करना शुरू कर दें कि एग्जैक्टली ये क्या हुआ है और क्यों हुआ है, लेकिन इन द लार्जर कॉन्टेक्स्ट जो बलूचिस्तान में जिस तरीके से ये जो टेरर आउटफिट्स हैं, जिसमें BLA भी है और दीगर भी आउटफिट्स भी हैं, इनके जो ये अटैक्स हैं, ये इनका फ्रीक्वेंसी भी बढ़ती जा रही है और इनका स्केल भी बढ़ता जा रहा है। ये ट्रेंड आपको क्या बता रहा है ब्रिगेडियर राशिद? जी, थैंक यू वेरी मच फहद। यस, आई एग्री कि इसकी इंटेंसिटी, विजिलेंस भी बढ़ रही है और इसकी जो फ्रीक्वेंसी भी। अनफॉर्चुनेटली व्हाट आई असेस इज कि ये इसको इंसर्जेंसी को एक्सटर्नल हेल्प जो हासिल है, समहाउ उसकी जो एक कॉन्डुइट है सप्लाई की, उसमें हम रखना नहीं डाल सके, और उसकी वजह से दे आर गेटिंग आर्म्स आल्सो, दे आर गेटिंग सपोर्ट आल्सो। सो मच सो कि अब जब ये अटैक हुआ तो सबसे पहले जो ये खबरें ब्रेक हुई वो भारत के मीडिया से हुई। उनके चैनल्स ने इस पे वो खुशी का इजहार शुरू किया, एंड एज इफ दे वर ग्लोटिंग, और बहुत से व्हाट्सएप चैनल्स ने उसको फैला के मजीद सरासीमगी ताकि फैले। सो विच इज़ अ क्लियर टेल पॉइंटर कि ये क्या सिचुएशन है, उनको कितनी एक्सटर्नल हेल्प है। वी नो कि इस वक्त बलूचिस्तान में ये बरास की छतरी के नीचे ये BLA और बाकी उसके जो टेंटिकल्स हैं, मिलिटेंट एलिमेंट्स, मजीद ब्रिगेड, दे आर एक्टिव। इसकी थ्रेट्स भी थी और ये फ्रीक्वेंट ये मूवमेंट्स होती हैं रोड और रेल की, और क्योंकि रोड इज आल्सो अनप्रोटेक्टेड, तो जहाँ पे पिकेटिंग पॉसिबल है वहाँ पिकेटिंग की जाती है, गनशिप से सर्वेलेंस भी होती है। और अब रेलवे जो था ये सिक्योर, इसको एक मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट समझा जाता था, और इस पे जब इनहेरेंटली इस किस्म की मूव होती है तो जाहिर है उसमें सिक्योरिटी फोर्सेस के एलिमेंट्स भी होते हैं, सिविलियन की के साथ साथ, तो उनकी प्रोटेक्शन के लिए एक प्रॉपर प्रोटेक्शन का मैकेनिज्म होता है। मगर जहाँ अगर कोई
एम्बुश करना चाहे वो इतना डिफिकल्ट टेरेन है कि दिस इज अ टेलर मेड टेरेन फॉर एनी काइंड ऑफ एम्बुशेस। तो ये स्ट्रेंथ में आए हैं, इन्होंने इसको एम्बुश किया और लग ऐसे रहा है कि ये देवर सो मच इन नंबर्स कि इन्होंने इसको ओवरवेल्म किया है जो बाकी प्रोटेक्टिव एलिमेंट्स थे। और अब उसके लिए जो हमारा क्विक रिएक्शन फोर्स या उसकी जो एक फोर्स रिएक्शन के तौर पे जाएगी, उसकी रिएक्शन कैपेबिलिटी हमें पूरा टेरेन मद्देनजर रखना चाहिए कि कितना डिफिकल्ट। लेकिन इसमें जो एक एलिमेंट है, मैं जरा मोहम्मद अली साहब को भी इन्वॉल्व कर लूं, आपके बड़े अच्छे पॉइंट्स हैं ब्रिगेडियर राशिद। देखिए ये तो मोहम्मद अली साहब, ये तो पॉसिबल नहीं है ना कि हम हर इवेंट को उस तरीके से रोकें। मतलब बलूचिस्तान की अगर हम एग्जांपल ले लें, उसकी इतनी बड़ी टेरेन है, तो ये अगर अप्रोच हो कि जी कोई इवेंट होगा और हमारे पास अपनी सिक्योरिटी हो कि हम उसको एकदम उससे निपट लें, ये तो एक रिएक्टिव मोड है। सो जो एक्चुअल जो मामला है वो ये है कि जिस तरह ये ब्रिगेडियर राशिद बिल्कुल दुरुस्त बात कर रहे हैं कि जो इनकी जहां से ये नरिशमेंट ले रहे हैं, जहां से आर्म्स आ रहे हैं, वेपन्स ट्रेनिंग हो रही है, फंडिंग आ रही है, अब वो उनको रेफ्यूज मिल रहा है अफगानिस्तान में। इंडिया तो यानी ओपनली कह रहा है कि जी हम इन्वॉल्व हैं। सो ये जो एक्सटर्नल जो इनको सपोर्ट मिल रही है, जब तक हम इसको कैटेगोरिकली या क्लियरली या डिसाइसिवली या इफेक्टिवली उसको नहीं रोकेंगे, तो ये तो इवेंट्स तो फिर चलते रहेंगे। सो क्या हमारी अप्रोच ठीक है या वहां पे हमें कामयाबी नहीं मिल पा रही? जी बिल्कुल, साहब ने बड़ा अहम सवाल किया है और मैं ब्रिगेडियर साहब की बात से एग्री करते हुए इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा। एक डिफरेंट फ्रेमवर्क में बात करते हैं कि देखें इसमें इस वक्त की जो टाइमिंग है, जो टारगेट का चुनाव है, जो टैक्टिक्स में तब्दीली है, हिकमत अमली में जो तब्दीली है, उसके मैं समझता हूँ 3 लेवल्स पे उसको एनालाइज किया जा सकता है। एक उसका आलमी कॉन्टेक्स्ट है, रीजनल है और एक डोमेस्टिक है। आलमी ये है कि इसकी टाइमिंग साहब आप देखें बड़ी इंपॉर्टेंट इसलिए है कि 2 चीजें पिछले 1-1.5 साल में हुई हैं और जिस तरह ब्रिगेडियर साहब भी कह रहे थे उसको मैं कॉन्टेक्स्ट में एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्यों इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी में इजाफा नजर आ रहा है। देखिए पिछले 1-1.5 साल में जिस तरह आपने भी अपने इब्तिदाई कलमात में कहा कि मुझे भी इसके पूरे इंसिडेंट के बारे में जो सारी डिटेल्स हैं वो जितनी ज्यादा एक्सटेंसिवली मुझे भारतीय मीडिया से मिल रही हैं, टाइम्स नाउ और बड़े चैनल से, उतने पाकिस्तानी मीडिया से नहीं मिल रही हैं। तो इसका मतलब है कि उनको इन्फॉर्मेशन पहुंच रही है ना, और उनको इन्फॉर्मेशन कौन पहुंचा रहा है? पहली बात तो ये कि उनका इंटरेस्ट है उसकी कवरेज में, उसको हाईलाइट करने में। दूसरी बात ये कि उनके पास सोर्सेज नहीं है, इसका मतलब है, और उनका बाज़ाब्ता राब्ता है उन लोगों के साथ जो कि इस कार्रवाई में मुलविस हैं और उसको क्लेम कर रहे हैं, यानी कि BLA वाले। पहली बात। दूसरी बात, इसकी जो टाइमिंग की मैं बात करना चाह रहा था, तो बड़ी इंपॉर्टेंट इसलिए है कि पिछले 1-1.5 साल में आपने देखा कि किस तरह रॉ को एक्सपोज किया गया कनाडा में, बरतानिया में, ऑस्ट्रेलिया में और अमेरिका में, कि उन्होंने अपने सियासी मुखालफिन की टारगेट किलिंग के लिए वो किस तरह मुनज़्ज़म थे। तो वो अमेरिका और जो मगरबी ताकतें हैं जिनको आप I-5 कहते हैं, वहां भी काफी शर्मिंदगी उठाना पड़ी है और काफी उनकी जग हसाई हुई है। और तीसरी बात यह कि हमने अक़वाम मुत्तहिदा में जो बल्कि कल मैं आपको बताऊं, कल मुनीर अकरम साहब ने बाज़ाब्ता तौर पे UN सिक्योरिटी काउंसिल में ये बात उठाई है कि अफगानिस्तान जो है वो एक अम्ब्रेला बन गया है वहां पे TTP। मोहम्मद अली साहब देखिए, ये मेरा कता कलामी माफ, लेकिन मेरा पॉइंट है कि ये तो देखिए ये तो एस्टैब्लिश हो गया, या हम ये तो डिबेट कर ही नहीं रहे कि ये कौन, इसके पीछे कौन है। सामने चाहे वो BLA हो, मजीद ब्रिगेड हो, ब्रास हो, जो भी ब्रिगेडियर साहब बात कर रहे थे, सामने जो भी हो, पीछे से जब तक उनको वो सपोर्ट नहीं मिलेगी तो उनकी जो ये इफेक्टिवनेस है ये उतनी नहीं होगी। सो वी नो कि इसमें इंडिया इन्वॉल्व है, वी नो इसमें हॉस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज इन्वॉल्व हैं और उनको हेल्प कर रही हैं। सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये जो टेरर इंसिडेंट्स हैं, अगर ये स्केल अप हो रहे हैं, तो वेयर आर वी गोइंग रॉन्ग? मैं तो ये समझना चाह रहा हूँ। जी बिल्कुल। अब मैं चूंकि एक ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट देना चाह रहा था, मैं रीजनल और लोकल पे आता हूँ। वो बात दरअसल यही है कि देखिए उसमें 3 एस्पेक्ट्स हैं। पहली बात, बिल्कुल आपने सही कहा, ज्योग्राफिकली बलूचिस्तान तो हमारा ऑलमोस्ट 43% हमारी टेरिटरी है, ऑलमोस्ट, मतलब आप आधा ही समझ लें, ऑलमोस्ट इतनी बड़ी टेरिटरी है और इतनी ज्यादा वहाँ पॉपुलेशन नहीं है। आप जानते हैं कि टेरेन जो है वो इंतहाई मुश्किल दुश्वार गुजार है और कोई बहुत ही अर्बनाइज भी नहीं है। दूसरी बात, जो एक गवर्नेंस का फुकदान सिक्योरिटी के पहलू में भी मैं हाईलाइट करना जरूरी समझता हूँ एज अ इंडिपेंडेंट एनालिस्ट, वो ये है कि देखें जो 90% एरिया है वो आप जानते हैं कि वो B कैटेगरी में आता है।
اور وہاں پہ جو ذمہ داری ہے وہ ایک بڑے حد تک لیویز پر عائد ہوتی ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ تقریباً 92 ارب روپے کا لیویز کا بجٹ ہے سال کا, اور تقریباً 82 سے 83 ہزار لوگ جو ہیں وہ رجسٹرڈ ہیں لیویز کی فورس میں. لیکن جو سیکیورٹی ذرائع ہیں وہ مجھے یہ بتا رہے ہیں ان میں سے 60% آپ یوں سمجھیں کہ آلموسٹ ایگزسٹ ہی نہیں کرتے, وہ گھوسٹ ہیں, اور ان کی تنخواہ جو ہے نا وہ سردار اور لوکل جو پولیٹیکل لارڈز ہیں وہ کھا جاتے ہیں. اور جب اس طرح کا کوئی کریٹیکل سچویشن یا کرائسس ڈیولپ ہوتا ہے تو یہ لوگ بھاگ لیکن میں جاتے ہیں. اس کو تھوڑا سا ایکسپینڈ کروں نا, میں اس کو دیکھیں یہ تو بات ہو گئی کہ جو اس وقت وہ لیویز کتنے افیکٹو ہیں اور کتنے نہیں ہیں, اور یہ بات بالکل درست ہے جو آپ کر رہے ہیں کہ وہ تو ان کی تو وہ کیپیسٹی ہے ہی نہیں کہ وہ اس طرح کے معاملہ, اس طرح کے جو سوفسٹیکیٹڈ ٹیرر انسیڈنٹس ہیں اس سے ڈیل کر پائیں. لیکن عادل صاحب دیکھیے اس میں ایشو اگین میں گھوم کے واپس وہیں پہ آ رہا ہوں کہ الٹیمیٹلی تو ہم نے دیکھنا ہے کہ جی ہم نے کیسے ٹیکل کرنا ہے اس معاملے کو. اور یہ کنفیوژن جو ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ جی کوئی کہتا ہے جی بالکل ساروں کو بالکل کرش کر دو, کچھ لوگ کہتے ہیں جی سب کو گلے لگا لو. یہ ایک ون سائز فٹس آل پالیسی تو نہیں چلتی نا. ہمارے ہاں اب وہ لوگ ہیں جو دہشت گرد ہیں, ان سے تو بات نہیں ہو سکتی. جن لوگوں نے یہ پوری کی پوری ٹرین کو یرغمال بنا لیا اور لوگوں کو جو ہے وہ کولڈ بلڈ میں قتل کر رہے ہیں, ان سے تو بات چیت نہیں ہو سکتی. لیکن کیا جو پولیٹیکل ایشو ہے بلوچستان میں اس کا کوئی اس پہ امپیکٹ ہے؟ میں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہمیں اب کیا کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ یہ جو ایک دم سکیل اپ ہو رہا ہے ویو آف ٹیررزم, ہم نے اس کو کنٹرول کرنا ہے کسی بھی طریقے سے بلوچستان میں یا خیبر پختونخوا میں, یہ جانتے ہوئے کہ افغانستان اور بھارت دونوں طرف سے ان لوگوں کو ایکسٹرنل فنڈنگ مل رہی ہے. دیکھیں فیاض صاحب, اس میں جو سب سے اہم ایشو ہے وہ جو دہشت گردی ہے اس کو ہمیں دو حصوں میں دیکھنا چاہیے. جو کے پی کے میں ٹیررزم ہے وہ بالکل اس کے جو بیک گراؤنڈ ہے وہ مختلف ہے. جو بلوچستان کے اندر صورتحال ہے وہ قطعی طور پر مختلف ہے. اور جو سب سے بڑا ایشو جو اس وقت بلوچستان میں ہے وہ کمیونیکیشن گیپ ہے ریاست اور وہاں کی عوام میں بھی, اور جو یوتھ ہے خاص طور پر اس کا اور ریاست کا کمیونیکیشن گیپ جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں جو ہے وہ بڑھ گیا ہے. پولیٹیکل جو صورتحال ہے, جو کمپرومائز, آپ کو پتا ہے کہ وہاں پہ پولیٹیکل سسٹم ہے, جس طرح سے لوگ وہاں پر آتے ہیں تو وہ جو گیپ ہے وہ فل ہونے کے بجائے وہ بڑھتا جا رہا ہے. اور اسی وجہ سے جو کالعدم تنظیمیں ہیں یا اور جو عناصر ہے جو ریاست کے خلاف کام کر رہے ہیں ان کو موقع مل رہا ہے لوگوں کو اپنے ساتھ انگیج کرنے میں, اور جس کی وجہ سے دن بدن صورتحال جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. یہ پہلا موقع ہے. اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ ریلوے اسٹیشنز پر جو ہے وہ بلاسٹ ہوتے تھے, لیکن پہلی دفعہ جو ہے وہ ریلوے کو ٹرین کو جو ہے وہ ہائی جیک کر کے تو اس میں جو ہے حملہ کیا گیا, اس کے اندر جو یرغمال بنایا گیا. تو یہ صورتحال جو ہے وہ ڈیلی جو ہے سطح پر جو ہے خراب ہو رہی ہے. اس کے لیے بہترین چیز تو یہ ہے کہ وہاں کی جو پولیٹیکل قیادت ہے, جو سٹیک ہولڈرز ہے مقامی بلوچستان سے خاص طور جن کا تعلق ہے, ان کی جو ہے انگیجمنٹ بہت ضروری ہے. ایک اختر مینگل صاحب تھے اسمبلی میں, ایک بات تھی کہ لوگ کتھارسس کیسے کریں, جو کتھارسس کا معاملہ ہے لوگ اپنا مدعا بیان نہیں کر پا رہے, جو ایک گیپ آ رہا ہے اس کو فل کرنے کی ضرورت ہے. لوگوں کے دیکھیں ریزرویشنز تو ہے وہاں پر, جو وسائل کی تقسیم کے حوالے سے جو ریزرویشنز ہیں. ہاں, اس نقطے کو تھوڑا سا میں آگے بڑھاتا ہوں. عادل جی آپ نے اچھا پوائنٹ ریز کیا, لیکن بریگیڈیئر راشد ولی دیکھیے جو ایک ہے پولیٹیکل سولوشن جو جس کا عادل صاحب بات کر رہے ہیں, اور میرے خیال میں شاید ہی کو پاکستان میں جو یہ ایڈمٹ نہ کرے کہ ہمیں پولیٹیکلی جو ہے وہ لوگ جن سے بات ہو سکتی ہے ان سے ہمیں بات کرنی چاہیے, تاکہ وہ لوگ جن کو ہم نیڈلیسلی ایلینیٹ کریں انہیں نہ کریں. لیکن دوسری طرف بریگیڈیئر صاحب کائنیٹکس کا ایک اپنا رول ہے, اور وہ لوگ جو irreconcilable ہیں, جن سے بات نہیں ہو سکتی, ان سے تو آپ نے پھر کائنیٹک جو ہے استعمال کرتے ہوئے, کائنیٹک اپروچ استعمال کرتے ہوئے آپ نے اس دہشت گردی کو روکنا ہے. تو اگر میں ایک سیکنڈ کے لیے جو اس کی پولیٹیکل اینگل ہے اس کو سائڈ پہ رکھوں, حالانکہ یہ ممکن نہیں ہے بیکاز الٹیمیٹلی بوتھ آف دیم کنیکٹ, آپس میں رشتہ ہے دونوں کا, لیکن اگر میں ایک سیکنڈ کے لیے صرف کائنیٹکس کی طرف فوکس کروں تو کیا ہمارے پاس یہ آپشن ہے کہ جو ان کی ایکسٹرنل ہیلپ ہے اس کو کسی بھی طریقے سے نیوٹرلائز کریں؟ Now I know this is easier said than done, لیکن کیا آپ کے خیال میں are we doing enough کہ ان کی جو ریفیوج ہے, ان کا جو سپلائی لائن ہے,
इनके जो वेपन्स हैं, इनकी जो ट्रेनिंग है, इनके जो फंडिंग, इन तमाम चीजों पे कहीं से एक स्टॉप लगाया जाए. आर वी डूइंग इनफ? My answer would be that we need to do better. We need to do more because ये एक चीज समझने की जरूरत है कि बलूचिस्तान इज अ वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड इशू. इसमें एनी इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी इज नॉन फंजिबल, ये चीज समझने की जरूरत है. और ये गवर्नेंस का जिक्र हुआ, पॉलिटिकल एंगल का जिक्र हुआ, ये सारी चीजें इंटरलिंक्ड हैं. और अब ये अगर हम फ्रंटियर जो इसमें लेवीज है, अगर लेवीज यहाँ पे एक सरदार की पर्सनल प्रोटेक्शन फोर्स का किरदार अदा करती है, तो वो तो एक बड़ा वैक्यूम है. और इट्स अ प्रोविंस जिसमें अगर बी एरिया से उसको पहले ए एरिया में कन्वर्ट किया गया मुशर्रफ के दौर में, और फिर आके उसको दोबारा बी एरिया में कन्वर्ट कर दिया गया, तो एक इंस्टीट्यूशन पूरे सूबे को संभालने का जिम्मेवार हो जाता है. वो है जो इस किस्म के दहशतगर्द हैं, उनसे निपटने के लिए इस वक्त सिर्फ जो हार्ड कोर ट्रेंड जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, जो आर्मी है इस वक्त, वही कर सकते हैं. ये किसी फ्रंटियर कांस्टेबलरी, लेवीज, इवन पुलिस के बस की बात नहीं है. बट हैविंग सेड दैट, समझने की जरूरत है कि मैंने जो नॉन फंजिबल की बात की थी, इसमें इन्वेस्टमेंट की जरूरत है. वी हैव टू टेक अ स्टार्ट समवेयर. हमें पुलिस की इस्तेदादे कार बढ़ानी है, उससे पहले इसको पूरे सूबे को पुलिस की अमलदारी में लाना है. लेकिन मैं ब्रिटे साहब की आपको एग्जांपल दूं इसी बात से, सॉरी मैं आपकी बीच में इंटरप्ट कर रहा हूं. आज से चंद साल पहले एक इस तरह का इंसिडेंट हुआ था. मैं आई डोंट वांट टू बी वेरी स्पेसिफिक. 2 इंसिडेंट्स हुए थे एफसी के कैंप से बलूचिस्तान में, 2 मुख्तलिफ एरियाज पे, जहां पे बड़ा सीरियस किस्म का हमला हुआ था. और वो 10-10, 12-12, 15-15 घंटे वो स्टैंड ऑफ चला था. मेरे ख्याल में आज से कोई 3 या 4 साल पहले जब वो खत्म हुआ था, तो हम कुछ चंद लोग वहां पे गए थे, मैं भी था उसमें. और वो जो हमने जाके देखा था ब्रिटे साहब, इट वाज व्हाट वाज रियली सरप्राइजिंग वाज कि वो जो अल्टीमेटली पता चला कि वो लोग जो हमलावर थे वो वहीं के लोकल थे, लेकिन उनके पास से जो वेपन्स निकले थे वो थे जो अमेरिकन छोड़ के गए थे, बशमूल स्नाइपर राइफल्स के. और वो एक शख्स जो उनमें से था, जो हमें जो बताया गया कि वो जो फायरिंग कर रहा था, वो जो 10-15 घंटे का स्टैंड ऑफ था, उसमें जो एक बंदा जो छत पे बैठ के और स्नाइपिंग कर रहा था, जिसने सबसे ज्यादा डैमेज किया, वो भी कोई लोकल एक शख्स था, यंग सा, विच मीन्स के उसको इतनी सोफिस्टिकेटेड स्नाइपर की ट्रेनिंग दी गई और उसको वो स्नाइपर की राइफल दी गई और फिर उसको अंदर भेजा गया कि जाओ तुम जाके अटैक करो. ये है इशू. दिस इज द प्रॉब्लम. यहाँ पे रॉ इज वेरी एक्टिव और उनकी पूरी मुआवनत इनके साथ शामिल है. उनको ट्रेनिंग भी दी जाती है, इंडोक्ट्रिनेशन भी दी जाती है, और फाइनेंशियल तो कॉन्डुइट इज ओपन लाइक एनीथिंग. Ajit Doval's doctrine is in front of it. वो on record है having said that let's bleed Pakistan by 1,000 cuts. But we must also know that हमारे पास टेम्पलेट है ये जंग लड़ने का. 2009-10 में एक बड़ी डेडिकेटेड सिक्योरिटी टीम थी. हमारे प्रीमियर सिक्योरिटी जो एजेंसी है उसके हेड थे, वो ही लेड फ्रॉम द फ्रंट एंड ब्रोक द बैक ऑफ दीज टेररिस्ट. उसके बाद बड़े अरसे तक यहाँ अमन रहा. आई थिंक उसी किस्म की हमें चाहिए. और ये जो इस किस्म के लैप्सेस होते हैं, अटैक्स होते हैं, वी नीड टू डू अ लिटिल सर्चिंग एंड अकाउंटेबिलिटी. पीपल शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल. एंड देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि काउंटर इंसर्जेंसी स्ट्रेटजी में है कि वी मस्ट टेक द बैटल टू द एनिमी. लेट्स हिट देयर, ताकि उनको ऑर्गेनाइज होने से पहले ही वो डिसरप्ट कर दिया जाए. और जो पूरा एक इकोसिस्टम है, इसमें उनकी सप्लाई चेन्स हैं, सपोर्ट है, उसको तोड़ा जाए. जब हम इन लेवल्स पे इसको लिंकेजेस को सेवर करेंगे, और वी हैव टू टेक द बैटल टू देम. हमें अभी गन का इस्तेमाल करना है, ड्रोन्स का करना है, सर्वेलेंस के लिए पिकेटिंग करनी है. अब देखिए, अगर ये पूरी जो आपकी लॉजिस्टिकल मूवमेंट्स है, ये ट्रेन से होती है, अगर इसको इस तरीके से अटैक करके रोका जाए तो फिर आपका एक ऑपरेशनल जो रिस्पॉन्स है या वो वायबिलिटी है, वो इन क्वेश्चन आ बिल्कुल. यानी मोहम्मद अली साहब, इसमें देखिए, अब ये जो इशू है ना, जिस तरह अभी वीडियो साहब ने कहा कि ये पहली बार हुआ इस तरीके से कि ये जिस नेचर का वाकया अभी जिसकी हम बात कर रहे हैं आज जो हुआ है, मुख्तलिफ वाकयात होते रहे, दहशत गर्दी के वाकयात. उसमें शुरू में तो आपको याद होता था कि जी वो उन्होंने वो जो पावर लाइंस हैं वो उड़ा दी, या कहीं कोई एक डैम है उस पर कोई एक्सप्लोसिव डाल दिया, या IEDs लगा दिए.
اب آہستہ آہستہ جو اس کا سکیل ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، اور یہ جو واقعہ جس کی آج دہشت گردی کا واقعہ جس میں پوری کی ٹرین کو انہوں نے پکڑ لیا، یہ بریگیڈیئر صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ آپ کی کمیونیکیشن جو ہے اس کو بریک کر رہے ہیں۔ نقطہ میرا یہ ہے کہ یہ جو ٹیرر آؤٹ فٹس ہیں، بظاہر تو لگ رہا ہے کہ ان کی جو طور طریقے ہیں، ان کی جو ٹائپ آف وائلنس اینڈ دا ٹائپ آف ٹیکٹکس، اس میں سوفسٹیکیشن آ رہی ہے۔ اچھا، ہمارے اینڈ سے، اسٹیٹ کے اینڈ سے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہے وہ اتنا بھاری ہاتھ استعمال کریں کہ آپ باقی لوگوں کو ایلینیٹ کر دیں، تو اسٹیٹ کا کام ہمیشہ مشکل ہوتا ہے۔ کیا ہم یہ جو جس طریقے سے یہ اپنی ٹیرر ایکٹیویٹیز کو میں ایک سوفسٹیکیشن لا رہے ہیں، کیا ہمارے رسپانس میں وہ سوفسٹیکیشن آ رہی ہے؟ بہت اہم سوال کیا آپ نے۔ دیکھیں جی، میرے خیال میں یہ سب بریگیڈیئر صاحب نے کہا، اسی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتا ہوں ایک ڈفرینٹ فریم ورک میں۔ بات یہ ہے کہ جو کوئی بھی کاؤنٹر انسرجنسی کی اسٹریٹجی ہوتی ہے، اس میں اوبیسلی ایک کائنیٹک ایسپیکٹ ہے، ایک پولیٹیکل ایسپیکٹ ہے، ایک سوشل ایسپیکٹ ہے۔ ان تینوں پہ میں سمجھتا ہوں بیک وقت کام کرنے کی ضرورت ہے۔ جو آپ کی گورنمنٹ ہے بلوچستان میں جو انسٹال ہوئی بھی ہے، چیف منسٹر ہے، پوری کیبنٹ ہے، ایک فنکشننگ گورنمنٹ ہے، وہ تو اونرشپ لے رہے ہیں۔ وہ تو جو اس ٹائم جو موجودہ چیف منسٹر ہیں وہ تو بڑی کھل کے بات کرتے ہیں اور ہر جگہ پہنچے ہوتے ہیں۔ تو کیا پھر ہم یعنی کہ اس ہم یہ اخذ کریں کہ جو لوگ گورنمنٹ میں ہیں وہ شاید اس طریقے سے جو ایک عوامی ترجمانی ہے وہ نہیں کر پا رہے؟ دیکھیں، میں اسی کو تھوڑا سا ایکسپلین کروں گا۔ یہ بہت امپورٹنٹ اور فنڈامنٹل نقطہ ہے کہ دیکھیں، جو بیڈ گورننس ہوتی ہے اسی کو ایکسپلائٹ آپ کا دہشت گرد اور ٹیررسٹ کرتا ہے نا، اور اسی کو اب لیکن اس میں ایک چیز آپ ریکوگنائز کریں کہ ان کی جو اسکیل اور انٹینسٹی میں اضافہ ہو رہا ہے، لیکن ٹارگیٹنگ اسٹریٹجی چینج ہوئی ہے۔ اور یہ میں بتانا آپ کے توسط سے ضروری اس لیے سمجھتا ہوں، آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سالوں میں فوج کے اوپر لا انفورسمنٹ ایجنسیز پہ بہت حملے ہوتے تھے، لیکن پھر انہوں نے اپنی ٹیکٹکس جب اس میں ناکامی ہوئی تو تبدیل کی۔ پہلے انہوں نے ریکروٹمنٹ خواتین اور بچیوں کی شروع کی، اور اب یہ سافٹ ٹارگیٹس کو ہٹ کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو فوج کے خلاف جو اصل میں ان کی حکمت عملی یہ تھی کہ فوج کو، میں سیدھی بات کرتا ہوں، بلوچستان میں پرسونا نان گراٹا بنا دیا جائے، یعنی کہ بلوچستان میں یہ ثابت کیا جائے کہ فوج ایکسیپٹیبل بھی نہیں ہے اور سیف بھی نہیں ہے۔ اس میں یہ ناکام ہو گئے، تو اب انہوں نے سافٹ ٹارگیٹس کو ہٹ کر رہے ہیں کہ مثلاً ٹرین کو ہٹ کر دیا، جو نان لوکل پنجابی ہیں یا دوسرے شہر کے لوگ ہیں، دوسرے ملک کے حصوں کے لوگ ہیں، ان کو ٹارگٹ کیا جائے۔ یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے، اس کی اسٹریٹجی کو ایکسپلین کرنا ضروری ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ان کے اہداف چینج ہو گئے ہیں، یہ اب فوج کو بلوچستان سے نکالنے میں، لیکن اس سے مسئلہ تو کم نہیں ہوا۔ لیکن دیٹس the point، بالکل آپ کا اچھا پوائنٹ ہے، بٹ عادل صاحب اس سے جو علی صاحب بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے انہوں نے ٹیکٹکس چینج کر لی ہیں، لیکن مسئلہ تو جوں کا توں کھڑا ہے۔ دہشت گردی کے واقعات تو اسی طرح ہو رہے ہیں، بلکہ بڑھتے بھی جا رہے ہیں۔ تو جو آپ پہلے بات کر رہے تھے کہ اس میں وہاں کی جو لوکل لیڈرشپ ہے یا جو لوکل یوتھ ہے اس کو مزید آن بورڈ لینے کی ضرورت ہے، تو میرا اس پہ کاؤنٹر سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ تمام باتیں تو بڑے عرصے سے ہم سن رہے ہیں اور یہ ہو بھی رہی ہیں، اور جو موجودہ سیٹ اپ ہے وہ یہ کہتا بھی ہے کہ جی ہم تو کر رہے ہیں، ہماری آؤٹ ریچ تو ہے، ہمارے پاس ایک سویلین گورنمنٹ ہے، الیکٹڈ گورنمنٹ ہے، اس کی آؤٹ ریچ ہے، یوتھ سے انگیج کیا جا رہا ہے۔ کیوں پھر بھی وہ بات نہیں بن پا رہی، وہ جو اہداف حاصل کرنے ہیں وہ حاصل نہیں کر پا رہے؟ دیکھیں فاضل صاحب، جیسے 2014 میں ہم نے دیکھا تھا جب ثانیہ APS ہوا تھا، اس کے بعد ایک پولیٹیکل کنسنسس ہوا تھا اور پھر ایک آپریشنز ملک کے اندر ہوئے تھے، جس کے بعد دہشت گردی میں ہم نے دیکھا وقت کے ساتھ کمی آتی گئی اور ایک وقت آیا کہ ملک سے دہشت گردی کا خاتمہ ہو گیا۔ تو اسی طرح کی اسٹریٹجی جو ہے بلوچستان میں بھی اپنانے کی ضرورت ہے کہ جو وہاں کے اسٹیک ہولڈرز ہیں، بہت سارے ایسے چہرے ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے بارے میں آپ کی کچھ ریاست کی کچھ اپنی رائے ہو سکتی ہے، لیکن انگیج تو ریاست کو سب کو ہی کرنا چاہیے۔ وہ تمام اسٹیک ہولڈرز جو اثر انداز ہو رہے ہیں لوکل جو یوتھ ہے اس کے اوپر، جو استحصال کا شکار وہاں پر لوگ ہیں، جو BLA اور باقی کی طرف اٹریکشن کرتی ہے ان کو، تو آپ نے انگیجمنٹ تو کرنی ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ جو وہاں کی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ ایسے الیکٹیبلز ہے جو ایک کسی نہ کسی طریقے سے ہر بار اسمبلی کے اندر آ جاتے ہیں، تو جو ایک گیپ ہے عوام کا اور پولیٹیکل قیادت کا وہ اسی طرح سے موجود ہے۔ تو فوج کا کام تو سیکیورٹی دینا ہے، اس پہ کوئی دو رائے نہیں، اور فوج اپنا حصے کا کام کر بھی رہی ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے
मसले की जड़ तक पहुंचना है, इस मसले का कोई सॉलिड सोल्यूशन ढूंढना है, तो उसके लिए एंगेजमेंट अच्छा, ये जो ठीक है नाज़रीन, ब्रेक का वक्त हो रहा है, हमारी डिस्कशन जारी है और हमारे मेहमान हमारे साथ हैं, वापस आते हैं तो यहीं से इस गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। बात हम कर रहे हैं जो आज बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या हुआ है और उस पर अब पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शंस हैं, हमें क्या करना चाहिए। ब्रिगेडियर साहब, फाइनल नंबर अपने डिस्कशन के एंड पे आ रहे हैं। ये जो एंगेजमेंट है, अब मैं सब बिल्कुल आपसे डायरेक्ट सवाल पूछता हूं क्योंकि हम बार बार इसी नुक्ते पर आ रहे हैं। देखिए, जिन्होंने तो हथियार उठा लिया और जो रियासत के ऊपर जो हमला आवर हैं, जो पाकिस्तान के जो शहरी हैं उनके ऊपर हमले कर रहे हैं, जो कीमती जानें जो हैं वो ले रहे हैं, उनसे तो फिलहाल बात नहीं हो सकती। लेकिन वो एलिमेंट्स जिन्होंने हथियार नहीं उठाया हुआ लेकिन वो फिर भी नाराज हैं, क्या आपके ख्याल में जो हम बार बार एंगेजमेंट की बात कर रहे हैं, उन लोगों से सरकार को खुद इनिशिएटिव लेके खुद हाथ बढ़ा के बात करनी चाहिए जो नाराज हैं, जो तनकीद करते हैं सरकार पे लेकिन उन्होंने हथियार नहीं उठाया? शुड वी स्पीक विद देम? यस, वी शुड स्पीक विद देम एंड उनके साथ बातचीत हो भी रही है और पिछले चंद सालों में आपने देखा होगा कि एमनेस्टी भी इनको ऑफर की गई है, उनको हथियार डालने के बाद रिहेबिलिटेट भी किया गया है। वो सारे स्ट्रैटेजम्स तो बरूएकार लाए जा रहे हैं, मगर हमें कुछ फिक्री मुगालतों से निकलना पड़ेगा। ये पॉलिटिकल इशू नहीं है, ना ही ये गवर्नेंस इशू है। ठीक है, गवर्नेंस इंप्रूव होनी चाहिए, पॉलिटिक्स इंप्रूव होनी चाहिए, बट for heaven's sake, we must understand this is a serious security and insurgency issue और हमें इस वक्त एग्रेसिव होने की ज़रूरत है। We need to take the battle to the enemy। टेक्नोलॉजी को भी इस्तेमाल करें। हमें जो हमारा दुश्मन इस्तेमाल कर रहा है उनके पास जो टेक्नोलॉजी और वेपन्स आ गए उससे कहीं बढ़ के आगे हमने स्केल अप करना है। इसीलिए मैंने कहा कि we have to invest more। और लास्टली we need to understand कि इस किस्म की जो इंसर्जेंसी से लड़ने के लिए जो इनकोरिजिबल एलिमेंट्स होते हैं, वो आप दुनिया की 17-18 इंसर्जेंसी का मैंने मुतालिया किया और उसमें से एक नतीजा अखज़ किया कि जो इनरिकंसिलेबल्स होते हैं अल्टीमेटली देयर बैक हैज़ टू बी ब्रोकन। एंड मैं ये बार बार इसका इहादा करता हूँ कि हमारे पास वो टेम्पलेट मौजूद है। 2009-10 में पाकिस्तान का अंडा मस्तूंग और इस तरह के इलाकों में आप नहीं लगा सकते, उसको फ्लाई नहीं कर सकते थे फ्लैग को, बट एक डेडिकेटेड और एक क्लैरिटी ऑफ पर्पस के साथ एग्रेसिव इंटेंट के साथ ऑपरेशन किया गया और वो सोफिस्टिकेटेड ऑपरेशन था। उसमें कोई लार्ज स्केल मिलिट्री ऑपरेशन नहीं हुआ, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन था, इंटेलिजेंस हेड था और उससे सक्सेस हुई। वो टेम्पलेट अब भी मौजूद है, वो किया जा सकता है। वी नीड टू पुट आवर बेस्ट इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स, वी नीड टू बेस्ट टेक्नोलॉजी, इन्वेस्ट मोर और इंशाल्लाह ये जंग हम जीतेंगे। बट हमें ये कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। ठीक है, दैट्स एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। मोहम्मद अली साहब, आप अग्री करेंगे कि हमें कंफ्यूज नहीं करना चाहिए? देयर इज अ टाइम टू टॉक एंड देयर इज अ टाइम टू फाइट। तो आप भी इस बात से अग्री करेंगे? देखिए, ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं। मतलब मैं कोई बाइनरी में नहीं देखता कि या तो बात करें या फिर लड़ाई करें। मैं समझता हूं कि ये टैक्टिकल अप्रोच तो ठीक है, स्ट्रैटेजी के लिहाज से आप उसी वक्त काउंटर इंसर्जेंसी को ब्रिगेडियर साहब एग्री करेंगे, उसी वक्त आप डिसाइसिवली हतमी तौर पे डिफीट कर सकते हैं जब आप उसके कॉज को भी एड्रेस करें और जो मिलिटेंट और वायलेंट एलिमेंट्स हैं उनको आप उसी सोसाइटी और इकोसिस्टम में आइसोलेट करें। और वो आइसोलेट आपने पॉलिटिकल और सोशल एलिमेंट्स के प्रॉन्ग के जरिए से करना है। यानी कि पॉलिटिक्स में और सोसाइटी में जब वो आइसोलेट हो जाएंगे, वो लोग जहां जिनके हुकूक का वो दावा करते हैं, वो खुद उनको जब डिसओन करेंगे तो काइनेटिक एलिमेंट भी आपका रिड्यूस होगा, कोलैटरल डैमेज भी कम होगा और आप ज्यादा ड्यूरेबल उसके सॉल्यूशन हासिल कर सकेंगे। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि उनके कॉजेस को गुड गवर्नेंस के जरिए भी ये आपकी मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच है कि आप बैड गवर्नेंस को गुड गवर्नेंस से तब्दील करें, पॉलिटिकल एंगेजमेंट भी करें, सोशली भी इन लोगों को आइसोलेट करें और साथ ही साथ जो इनकॉरिजिबल एलिमेंट्स हैं उनको आप एब्सोल्युटली एलिमिनेट करें और फॉरेन तो यानी कि मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच होनी चाहिए। आदिल साहब, बिल्कुल फाइनली तो फिर इस हवाले से आपके ख्याल में फेडरल गवर्नमेंट का जो रोल बनता है वो अदा करती नजर आ रही है?
देखिए, फेडरल गवर्नमेंट का रोल जो है वो सिर्फ गो के जो अमन अमान की जो सूरत हाल है वो कंट्रोल करना सूबाई सब्जेक्ट है, लेकिन जिस तरह बलूचिस्तान और केपी में फेडरल का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है, उसको वहाँ पर सूबाई हुकूमत के साथ मिल के जो है वो काम करना चाहिए। जो फंड्स की बात हो रही थी, वो फंड्स देने चाहिए। जो ऑपरेशन अभी तक तो डिनाइल जो है फोर्सेस की तरफ से भी और बाकी रियासत की तरफ से भी कहा गया कि कोई बड़े पैमाने पे ऑपरेशन नहीं किया जाना वहाँ पर, लेकिन जिस तरह की सूरत हाल आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होती जा रही है, रोज दहशतगर्दी बढ़ती जा रही है, अब इसका जो है वो एक जो जिसे कहते हैं कि वसी पैमाने पर जो है इसके एक ऑपरेशन की जरूरत है वहाँ पर, कि आप इंटेलिजेंस बेस भी करें और जहां जहां आप समझते हैं कि किस तरह से आपने जो है वो दहशतगर्द अनासर जो है उनको काबू करना है, उनके ऊपर अटैक करने हैं, उनको उनका खात्मा करना वो जरूरी है। लेकिन इसके लिए साथ साथ मैं अपनी उस बात पर जरूर हूँ कि जो एंगेजमेंट है, पॉलिटिकल एंगेजमेंट, लोगों को जब तक उनके रिजर्वेशन दूर नहीं होंगे, वो प्रोपेगेंडे का शिकार होंगे, उनके हथियार बनेंगे, जो दहशतगर्द है उनका राब्ताकार बनेंगे, तो इसलिए जरूरी है डिस्कनेक्ट करने के लिए, ताकि उनको मजीद जो है मैन पावर ना मिले, लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट ना हो। तो इसलिए मैं समझता हूं कि रियासत को उनके तहफ़्फ़ुज़ात भी दूर करने। बहुत शुक्रिया, मैं तीनों मेहमानों को शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। नाज़रीन, तशवीशनाक सूरत हाल है, जैसे कि आपने आज हमारी गुफ्तगू सुनी और उसमें उसके मुख्तलिफ पहलू हैं और देयर आर नो ईजी आंसर्स। एक कॉम्प्लिकेटेड मामला है, लेकिन उसके साथ साथ जो एक हकीकत है वो ये है कि ये प्रॉब्लम जो है ये कम नहीं हो रहा, बढ़ता जा रहा है। ब्रिगेडियर राशिद वली जो पहले बात कर रहे थे वो बात दुरुस्त है कि आपको अच्छी तरह याद होगा 2008-2007 के एंड में जब बेनज़ीर भुट्टो मरहूम जो हैं, जब उनका असैसिनेशन हुई थी, उनको शहीद किया गया था, उसके बाद से और उससे पहले लाल मस्जिद का वाक़या भी हुआ था। फिर 2008 से पाकिस्तान में एक दहशतगर्दी की लहर शुरू हुई थी और उसमें जो है वो सॉफ्ट टारगेट्स को, लोगों को टारगेट किया जाता था। आए रोज़ धमाके होते थे, खुदकुश धमाके, और इतनी यानी हज़ारों की तादाद में जो है वो मासूम पाकिस्तानी जो है वो शहीद किए गए। उसके साथ साथ सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग जो हैं वो भी बहुत शहीद हुए थे। ये मामला कब तक चलता रहा? फिर ऑपरेशन हुए साउथ वज़ीरिस्तान, नॉर्थ वज़ीरिस्तान, स्वात में उससे पहले ऑपरेशन हुआ और अल्टीमेटली हुआ ये कि बहुत लंबे अरसे के बाद जो है वो हमने दहशतगर्दी की कमर तोड़ दी थी। यानी इतनी हो गई थी कि मामला जो हैं वो बहुत कंट्रोल में आ गए थे और कोई भी ऐसा एरिया नहीं था जहां जो बिल्कुल दहशतगर्दों ने अपने पास संभाल के रखा हुआ था या एक तरह का नो गो एरिया बना हुआ था। लेकिन उसके बाद और ये भी शायद आपको अच्छी तरह याद होगा कि तब बाकायदा दुनिया में ये एतराफ़ किया जाता था कि जी इतनी बड़ी जो एक टेरर वेव थी उसको पाकिस्तान ने जो है वो कंट्रोल किया और जो साल से जो ये पूरे यानी हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने और पूरे मुल्क ने ये जंग लड़ी थी, उससे हमें कामयाबी मिली थी। उतनी बड़ी कामयाबी के बाद अब एक बार फिर जब ये एक रिन्यूड वेव ऑफ टेररिज्म शुरू हुआ है तो ऑब्वियसली इट इज़ अ सोर्स ऑफ कंसर्न और ये देखने की ज़रूरत है कि वो कौन सी लेसन्स हैं जो हम ड्रॉ कर सकते हैं फ्रॉम आवर प्रीवियस सक्सेस, जो यहाँ पे इस वक्त भी रेलेवेंट हैं और उनको हम किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि जैसे जैसे हम कोशिश गवर्नमेंट ये कर रही है कि जी मुल्क पर स्टेबिलिटी आए और इन्वेस्टमेंट आए और इकानमी बेहतर हो, ये जो दहशतगर्दी की जो एक वेव है जो ख़ास तौर पर केपी में और बलूचिस्तान में, इसको जितनी जल्दी कंट्रोल किया जाएगा उतना ज़्यादा जो है वो पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा। नाज़रीन, आज की ज़ाहिर बात है बड़ी और अफसोसनाक खबर थी, लेकिन इसके अलावा भी चंद खबरें हैं जिनका जिक्र करना ज़रूरी है। हमारा सेगमेंट है खबर खुलासा। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा पर वाज़ेह किया है कि कलअदम BLA CPEC को सबताश करने की कोशिश कर रही है, जबकि कलअदम TTP अफगानिस्तान में सरगर्म बड़ी दहशतगर्द तंजीम है। ये महफूज सरहदी पनागाहों से पाकिस्तान पर हमले करती है। सुप्रीम कोर्ट में सुपर टैक्स केस की समाअत हुई। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि सुपर टैक्स एक मरतबा के लिए लगाया गया था और ख़ास मकसद के लिए लगाया गया था, एक बार के लिए नाफिज किया गया सुपर टैक्स क्या क़यामत तक चलेगा? नादरा की सिल्वर जुबली के मौके पर पाकिस्तान में पहली बार डीमटीरियलाइज्ड ID कार्ड का इजरा कर दिया गया है, जिससे शहरियों को मोबाइल में शनाख्ती कार्ड रखने की सहूलत होगी। यह कार्ड डिजिटल शनाख्त की जानिब अहम कदम है। नाज़रीन, ब्रेक का वक्त हो रहा है। दुनिया का मुकम्मल खुदकार AI एजेंट क्या कर सकता है, यह आपको बताएंगे ब्रेक के बाद। नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। दुनिया में क्या हो रहा है नजर डालते हैं वर्ल्ड जोन में। मशरिक़ वस्ता के लिए अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी ने दावा किया है कि यूक्रेनी सदर ने व्हाइट हाउस में सदर ट्रंप के साथ गर्मा गर्म बहस पर माफी मांग ली। यूक्रेनी सदर ने अमरीकी सदर को खत भेजा और ओवल ऑफिस में पेश आने वाले वाक़े पर माजरत की।
کینیڈا کے سبکدوش وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے پارلیمنٹ میں 9 سال تک اپنے زیر استعمال رہنے والی کرسی خرید لی اور پارلیمنٹ سے جاتے ہوئے وہ خود کرسی کو اٹھا کر بھی لے گئے۔ کرسی لے جانے کی جسٹن ٹروڈو کی یہ تصویر کافی وائرل ہو رہی ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ نے غیر قانونی تارکین وطن کے لیے سیلف ڈیپورٹیشن ایپ متعارف کی ہے۔ اب غیر قانونی تارکین وطن ممکنہ گرفتاری سے بچنے کے لیے اپنی مرضی سے رضاکارانہ طور پر ملک چھوڑ سکتے ہیں۔ ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، لیکن حسب معمول جاتے جاتے چینی سیاستدانوں نے اب دنیا کا مکمل خودکار اے آئی ایجنٹ بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔ یہ ایجنٹ پراپرٹی کی خرید و فروخت، چھٹیوں میں بکنگ اور ویڈیو گیمز بنانے سمیت وسیع پیمانے پر امور انجام دے سکتا ہے۔ یعنی یہ ایجنٹ کسی حد تک اوپن اے آئی کے جدید ترین ماڈل کو شکست دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ آپ سے ملاقات ہوگی کل۔ اللہ حافظ۔